अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पहले आज के अहम खबरों की सुर्खियाँ। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में एक जेल पर दाइश के शिद्दत पसंदों के हमले में कम से कम 29 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूटता दिखाई दे रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 553 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 6 अफराद फौत हो गए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में 14,000 कोरोना टेस्ट्स किए गए हैं। पंजाब की सूबाई हुकूमत ने सूबे भर में नाफिज स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है। अफगान वजारत सेहत ने पीर के रोज़ गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 36 नए केसेस की इत्तला दी है। मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 36,746 हो गई है, जबकि वजारत के मुताबिक मरने वालों की तादाद 1,288 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 1,80,00,000 से मुतजाविज हो गई है, जबकि अमवात 6,88,000 से ज्यादा हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्कों की फहरिस्त में अमरीका बदस्तूर पहले नंबर पर है, ब्राजील का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर है। अब बाकी खबरों की तफसील। अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में एक जेल पर दाइश के शिद्दत पसंदों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और हमलावरों के दरमियान लड़ाई 20 घंटे बाद भी जारी है। नंगरहार के गवर्नर के तर्जुमान अताउल्लाह खुगानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि हमले में अब तक 29 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 50 से जायद जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया है। हलाक व जख्मी होने वाले अफराद में कैदी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं। अताउल्लाह खुगानी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8 हमलावरों को हलाक करने के बाद ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है, लेकिन इस बात के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि जेल की इमारत में मजीद हमलावर भी मौजूद हो सकते हैं। हमले के दौरान जेल से फरार होने वाले सैकड़ों कैदियों में से अक्सर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगान सूबे नंगरहार की कौंसिल के रुकन सोहराब कादरी ने सहाफ़ियों को बताया है कि जलालाबाद में वाक़ई अफगान हुकूमत की एक जेल के बाहर इतवार को पहले 2 कम शिद्दत के धमाके हुए थे, जिसके बाद एक कार में शदीद धमाका हुआ था। सोहराब कादरी के मुताबिक धमाकों के बाद हमलावरों की सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पें हुई हैं। हमले की जिम्मेदारी शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने कबूल की है। दाइश की न्यूज़ एजेंसी आमाख पर जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि इतवार को होने वाला हमला दाइश के जंगजुओं ने किया है। अलबत्ता बयान में हमले के बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई गई हैं। दाइश के इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक भी नहीं हो सकी है। उधर तालिबान के तर्जमान ने कहा है कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि दाइश के शिद्दत पसंदों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला अभी भी जारी है। शिद्दत पसंद जेल के अंदर से भी फायरिंग कर रहे हैं और जेल की करीबी इमारतों से भी फायरिंग हो रही है। एएफपी ने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि जिस वक्त हमला हुआ, जेल में तकरीबन 1700 कैदी मौजूद थे, जिनमें से अक्सर तालिबान और दाइश के जंगजू हैं। पुलिस ने हमले के बाद फरार होने वाले 1025 कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 430 कैदी जेल में ही मौजूद रहे। अलबत्ता ये वाज़ेह नहीं है कि हमले के दौरान कुल कितने कैदी या जख्मी हलाक हुए और उनमें से अब तक कितने मफरूर हैं। यह हमला एक ऐसे मौके पर हुआ है जब इतवार को अफगान हुकूमत और तालिबान की जानिब से ईद उल अज़हा पर की गई 3 रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन था। इस जंगबंदी के दौरान अफगान हुकूमत ने तालिबान के मजीद सैकड़ों कैदी रिहा किए हैं। अफगानिस्तान में सदारती दफ्तर ने तस्दीक की है कि तालिबान के बकिया 400 कैदियों की रिहाई से मुतालिक फैसले के लिए जो 7 अगस्त को लोया जिरगा तलब कर लिया गया है। सदारती तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि जिरगा एजेंडे पर 3 से 5 रोज तक गौर करेगा। जिरगा तलब करने का फैसला सदर अशरफ गनी ने जुमे के रोज किया था। उनका कहना था कि मुल्की आईन और जराइम से मुताल्लिक़ क़वानीन की रूह से उन्हें तालिबान के 400 कैदियों को रिहा करने का इख्तियार नहीं है, जिसकी वजह से लोया जिरगा तलब किया गया है ताकि इस हवाले से फैसला किया जा सके।
صدیق صدیقی کا کہنا تھا کہ ان 400 قیدیوں کے نام افغان حکومت کی بلیک لسٹ میں شامل ہیں اور متعدد ممالک نے بھی ان کے نام بلیک لسٹ میں شامل کر رکھے ہیں۔ دریں اثنا افغان حکومت نے گزشتہ دنوں طالبان کے 317 مزید قیدی رہا کر دیے ہیں اور آج پیر کے روز 138 مزید قیدیوں کو رہا کیا جا رہا ہے۔ صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت نے انہیں یقین دلایا ہے کہ طالبان کے 4600 قیدی رہا کرنے کے بعد طالبان کے ساتھ امن بات چیت کا آغاز ہوگا اور جنگ بندی جاری رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یقین دلانے کے بعد انہوں نے طالبان کے باقی قیدیوں کی رہائی سے متعلق فیصلے کے لیے لویا جرگہ طلب کر لیا ہے۔ طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر نے قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے لویا جرگہ طلب کرنے کے اقدام کو بے سود قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر قانونی پابندیوں کے باعث صدر غنی کو قیدیوں کو رہا کرنے کا اختیار نہیں تھا تو انہوں نے دیگر مجرم قیدیوں کو کیوں رہا کیا۔ سید اکبر کا کہنا ہے کہ ان کے خیال کے مطابق 3 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہو چکی ہے اور طالبان اس میں توسیع پر رضامند نہیں ہوں گے، لیکن افغان پارلیمان کے ایک رکن گل رحمان کا کہنا ہے کہ افغانستان کی تاریخ میں جرگے کا اہم رول رہا ہے اور انہیں امید ہے کہ جرگہ اس بار بھی قومی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو اور بھارت کو کلبھوشن یادیو کیس میں ایک بار پھر وکیل کرنے کی پیشکش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکومت پاکستان کو کلبھوشن یادیو کو تیسری قونصلر رسائی دینے کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیس سے متعلق دستاویزات کی عدم فراہمی کے باعث کیس دائر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلبھوشن یادیو کی سزا کے حوالے سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد اور اپیل کا حق استعمال کرنے کے لیے وکیل مقرر کرنے کے معاملے پر وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی۔ وفاق کی جانب سے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان عدالت میں پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ بھارت نے یہ تاثر دیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کو قونصلر رسائی نہیں دی گئی۔ اگر کوئی قیدی اپنے لیے وکیل نہ کر سکے تو عدالت اسے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے وکیل مہیا کرتی ہے۔ بین الاقوامی قانون کے ماہر احمر بلال صوفی کہتے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کو ماننا پاکستان کے لیے لازم ہے۔ عدالت نے بھارت اور کلبھوشن یادیو کو ایک بار پھر قانونی نمائندہ مقرر کرنے کی پیشکش کرنے کی ہدایت کی اور کلبھوشن یادیو کو تیسری قونصلر رسائی دینے کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھارتی دفتر خارجہ کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ کیس سے متعلق دستاویزات فراہم نہ کرنا، آزادانہ قونصلر رسائی نہ دینا اور وکیل مقرر کروانے کے لیے عدالت سے رابطہ کرنا پاکستانی حکومت کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 3 ستمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں سے پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن کنٹرول کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں نئے مریضوں کی تعداد آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، جبکہ پہلے سے موجود مریضوں کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ٹیسٹوں کی شرح کو کم کرنا اور بہتر حکومتی حکمت عملی کورونا وائرس کی صورتحال میں کمی کی وجوہات ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ رفتہ ہوا ہفتے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں مزید موسلادھار بارشیں اور اس سے سیلابی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی تیز بارشوں سے شہر میں معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے تھے، جبکہ شہریوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ وفاقی حکومت نے مسئلے کے حل کے لیے فوج کی خدمات بھی صوبائی حکومت کو دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق بارشوں سے پیدا مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ بندی پر کام جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس نے وضاحت کی ہے کہ امریکہ کا آئندہ صدارتی انتخاب طے شدہ شیڈول کے مطابق رواں سال 3 نومبر کو ہی منعقد ہوگا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم نے بھی صدارتی انتخاب میں تاخیر کے کسی بھی امکان کو مسترد کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے مشیران کے یہ بیان بظاہر صدر کی جانب سے انتخابات کے التوا کے سوال نما تجویز کے اثرات کم کرنے کی کوشش لگتے ہیں، جس پر امریکہ کے سیاسی حلقوں میں بحث جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو اپنے ایک ٹویٹ میں ڈاک کے ذریعے ڈالے جانے والے ووٹوں پر
तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा था कि कोरोना के वबा के बाइस इंतखाबात मुलतवी करने पर गौर करना चाहिए। सदर के इस तजवीज़ नुमा बयान को कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों जमातों के कायदीन ने फौरन ही मुस्तरद कर दिया था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी आइन के तहत इलेक्शन की तारीख में तब्दीली का इख्तियार कुल्ली तौर पर कांग्रेस के पास है। कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से सदर की इस तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बावजूद अमरीका के सियासी हलकों और ज़राए इब्लाग में सदर के इस बयान पर बहस का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बर्लिन में हफ्ते के रोज हजारों अफराद ने आलमी वबा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आयद की जाने वाली पाबंदियों के खिलाफ मुजाहरा किया। उनका कहना था कि इन पाबंदियों से लोगों के हुकूक और आज़ादियां सल्ब हुई हैं। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन की तादाद 17,000 के लगभग थी और उनमें लिबरल, आइन से वफादारी रखने वाले और वैक्सीन के मुखालिफ सरगर्म कारकुन शामिल थे। मुजाहिरीन में इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी महदूद तादाद में शामिल थे, जिन्होंने कदीम इंपीरियल स्याह, सफ़ेद और सुर्ख परचम उठाए हुए थे। ये मुजाहरा माइकल बालोक की अपील पर हुआ, जो एक कारोबारी शख्सियत हैं और रैलियां मुनज़्ज़म करते हैं। वो जर्मनी के एक जुनूब मशरक़ी शहर के मेयर का इंतखाब लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। मरकज़ी धारे के सियासतदानों ने इस मुजाहरे के इनेकाद पर नुक्ताचीनी की है। जर्मनी ने आगाज में कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन अब कुछ अरसे से यह मोहलिक वबा वहां दोबारा सर उठा रही है, जिसे रोकने के लिए हुकूमत पाबंदियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है। जर्मनी में अब तक 2 लाख अफराद वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 1,000 के लगभग है। जर्मनी के ज्यादातर बाशिंदे हिफाजती इक़दामात की पाबंदी कर रहे हैं और घर से बाहर मास्क पहनते हैं, जबकि हुकूमत ने हाल ही में तफरीही और वायरस के फैलाव के मकामात से लौटने वालों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी कर दिए हैं, जिसके खिलाफ कई लोग आवाज उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बड़े शहर मेलबर्न में कोरोना वायरस के केसेस को बढ़ने से रोकने की खातिर बुध के रोज से 6 हफ्तों के लिए गैर जरूरी कारोबार दोबारा बंद किए जा रहे हैं। महकमे सेहत के हुक्काम ने रियासत विक्टोरिया में कोविड-19 के 429 नए केसेस और 13 अमवात की इत्तला दी है। इनमें मेलबर्न में सामने आने वाले केसेस भी शामिल हैं। शहर के ज्यादातर स्टोर्स की बंदिश के अलावा तामीरात और गोश्त के पैदावारी कारखानों को भी जुमे के रोज से अपना कारोबार महदूद करने की हिदायत की गई है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के क़यामगाह के सामने होने वाले एक मुजाहरे को पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए मुंतशिर कर दिया है। मुजाहिरीन नेतन्याहू की कोरोना वायरस बहरान निमटने की नाकामी और बदउनवानी के इल्जामात पर उससे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। इसराइली पुलिस ने इतवार के सुबह यरूशलेम में वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइशगाह के बाहर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।